हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 से 7 नंबर का आपको इस चैप्टर में बोर्ड में से मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड या नोन एज रिप्रोडक्शन। देखिए, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होता है तो वो एग्जिस्टिंग से होता है, ठीक है। पुराने वाले से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, यानी बनता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑफ सेम स्पीसीज मतलब इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा, डॉग का डॉगी होगा, पप्पी होगा, ठीक है। इस तरह से सेम स्पीसीज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन। और पिछले वाले एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मायने हैं इसके? तो पहला है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अर्थ। तो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, इंसानों की स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन मैंडेटरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का खतरा मंडरा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी जो टाइगर्स हैं उनकी प्रजाति को लेकर, स्पीसीज को लेकर कितना हाय हल्ला मचा रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीसीज है वो हमेशा के लिए इस अर्थ से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या हम जो रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या हम सेम कॉपी या फिर जो रिप्रोडक्शन के बाद हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, क्या बिल्कुल वो हमारी तरह होता है, आइडेंटिकल होता है? शायद ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप, जैसे आपने देखा भी होगा कि जब न्यू स्पीसीज जन्म लेती है तो उसका हेयर कलर, स्किन कलर लगभग लगभग सेम होता है अपने माता पिता के जहां से वो रिप्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जब इनसे डीएनए जाता है तो डीएनए की एक कॉपी जाती है, एग्जैक्ट या आइडेंटिकल कॉपी नहीं जाती कभी भी, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कॉपी या सेम कॉपी तो जा सकती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं जाती, यानी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी चली जाए, यानी 99.99% भले ही चली जाए लेकिन 100% आइडेंटिकल कॉपी कभी भी नहीं जाती है। तो जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नई स्पीसीज बनती है उसमें हमारी जो स्पीसीज है वो सिमिलर तो हो सकती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकती, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह उसका बिहेवियर या आप उसके जितने भी फिजिकल अपीयरेंस या बिल्कुल डिट्टो नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए में जब कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है, ठीक है। तो इसका कारण है वेरिएशन का आना, ठीक है। इसमें इसलिए टॉपिक भी है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन आने से हमें फायदा क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए ये स्पीसीज है, ठीक है, इसने रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन करके इसने और सारे बहुत सारे बैक्टीरियाज बना लिए, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो हीट को उतना रजिस्ट नहीं कर पाते, यानी ज्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जब इसने रिप्रोडक्शन किया और अपनी स्पीसीज में वेरिएशन लाए तो वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब इसने रिप्रोडक्शन किया तो ये वाले जो स्पीसीज थे ये सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन ये जो वो रेड कलर के जो आपको स्पीसीज दिख रहे हैं ये सर्वाइव कर पाए क्योंकि इन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली जिससे ये हाई हीट रेजिस्टेंस भी अपने आप को सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो डीएनए में वेरिएशन आना हमारे लिए लाभदायक होता है। जैसे आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज होते हैं, पहले मॉस्किटोज गुड नाइट या फिर कछुआ छाप आप कोई भी ऐसी मॉस्किटो कॉइल लगाते थे तो उनसे वो मर जाते थे, लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी डीएनए में इतना वेरिएशन कर लिया है कि इन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वही है कि ये हीट रेजिस्टेंस है, ये वाले तो खत्म हो गए लेकिन ये वाले सर्वाइव कर पाए, ठीक। इसमें यही सब बताया गया जो मैंने आपको बताया है। Thus, if there was a population of bacteria living in the temperature water, जो टेम्परेट वाटर है उसमें रह रहे हैं, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग,
मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो ये बताया भी है, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस पूछे सर्वाइवल का तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। आज हम अपना जो लेक्चर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसमें सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल या तो मदर या फादर, ठीक है, इन्वॉल्व है, और उसमें कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी गैमेट्स का मिलना होता है, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो आज हमारी जो बात रहेगी सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, जैसे ओनली वन पेरेंट्स इज नीडेड, नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। इसमें टू पेरेंट्स नीडेड होते हैं और सेक्स सेल इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल मिलके क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है, उससे नया एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नया बेबी, ठीक है। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं। बात करने वाले हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपने समझ लिया, इसमें सिंगल पेरेंट्स हो, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। तो देखिए, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो दो तरह के फिजन हो सकते हैं, एक तो बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में एंड लेशमानिया में, ठीक है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूट जाता है। देखिए, जैसे यहाँ ये अमीबा है, ये ब्रेक होके यहाँ दो भागों में टूट गया और दो स्पीसीज को जन्म दे दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी, दो में टूटना, ठीक है, डिवाइड इनटू टू। मल्टीपल फिजन में होता है प्लाज्मोडियम में। ये याद रखिएगा किसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन, ये होता है प्लाज्मोडियम में। इसमें क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसे मलेरिया आपने देखा होगा, बैक्टीरिया जो है, परजीवी जो है, वो एक अंदर जाता है एक बैक्टीरिया और बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी बेसिकली लगभग लगभग वैसा ही है जैसे फिजन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ अप द बॉडी ऑफ सिंपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस। जैसे ये देखिए, ये हमारा स्पायरोगायरा है, और जब ये कंसीडरेबल लेंथ अचीव कर लेता है तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद इसने दो स्पायरोगायरा बना लिए, ठीक है। अब ये जो स्पायरोगायरा है ये इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर फ्रेगमेंटेशन और इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, फिजन जो होता है वो यूनिसेल्युलर में होता है, जबकि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट्स अटेन कंसिडरेबल लेंथ। तो ये मैंने बताया भी आपको, जब स्पायरोगायरा कंसिडरेबल लेंथ अचीव करता है तो वो दो भागों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में ब्रेक हो सकता है, और जो नए जो स्पायरोगायरा होते हैं उनको जन्म देता है, ठीक है। यही इसका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं रीजनरेशन की। तो देखिए, रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअली ग्रो कर जाते हैं। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो यहाँ देखिए, प्लेनेरिया का डायग्राम दिया है, तो ये तीन भागों में टूट गया है प्लेनेरिया, एक, दो और ये तीन। अब ये तीनों भाग ना इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ देखिए नया प्लेनेरिया फॉर्म हो गया। प्लेनेरिया एक ऐसी स्पीसीज है जो कभी खत्म नहीं होगी इस अर्थ से, क्योंकि ये टूटने के बाद फिर दोबारा से अपने आप को उसी भाग में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। बडिंग, बडिंग बहुत सिंपल सा रिप्रोडक्शन है। इसमें एक बड निकलता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, हाइड्रा के साइड से एक बड निकलता है, ठीक है। ये बर्ड जब न्यूट्रिशन लेके बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है। यहाँ देखिए, ये बड़ा हो गया
अब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ठीक है। और डिटैच होने के बाद नया एक हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। बहुत सिंपल है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी काफी जाता है एग्जाम में। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर। इसमें जो प्लांट होता है आपका राइजोपस, ये बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जनरेट करता है जिनको स्पोर्स बोलते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बस्ट, ये स्पोर केस है जब बस्ट होते हैं, ये दिख रहा है ये ऊपर, जब ये बस्ट होते हैं, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो स्प्रेड इनटू द एयर। अब जब स्प्रेड हो जाएंगे तो व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन द फूड, तो यहाँ कहाँ पे पहुंच जाते हैं, फूड पे, ठीक है। राइजोपस करता क्या है, इनमें होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बस्ट हो जाते हैं, और बस्ट होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, एयर में फैल जाते हैं। इसके बाद ये फूड पे जाके जम जाते हैं। अब जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशन, दे जनरेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तुरंत ये क्या करते हैं कि नया राइजोपस वहां से मिल जाता है। तो ठीक है, ये डायग्राम है, ये हाइफे है, इसका निचला भाग, ये स्पोर्स है, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये स्पोर्स रेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, तो ये जगह जगह फैल जाते हैं, और जब वार्म या कंडीशन इनको मिलती है तो फिर ये नए प्लांट को जन्म देते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, तो आपने देखा होगा ब्रेड पे ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है, वो यही होता है राइजोपस, ठीक है, और वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। इसमें बीज या किसी भी, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसे प्लांट्स में होता है जिनमें बीज नहीं पाया जाता, मतलब सीड नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो स्टेम्स के थ्रू होता है, या रूट्स के थ्रू, या लीव्स के थ्रू। क्लियर है। तो इसमें दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो नेचुरल होता है, ब्रायोफाइलम में होता है, लीव्स में, यहाँ एक बड निकलता है और ये बड डिटैच होकर फिर दोबारा से एक नई प्लांट को जन्म दे देता है। इसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 3 तरह के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये होता है हमारा शुगर केन, जैस्मीन और रोज में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो देखिए कटिंग क्या होता है, जैसे आपने इस पौधे को यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद यहाँ उसको आपने लगा दिया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग ए पीस ऑफ प्लांट एंड रूटिंग इट इनटू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, ठीक है। ये आसानी समझ में आ गया होगा आपके, समझ में आ गया। इसके बाद लेते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में ये क्या करते हैं, एक लेयर जो है जमीन में काट देते हैं, यहाँ से रूट्स निकलने लगते हैं और ये प्लांट अलग से ग्रो करने लगता है। यहाँ से आप इसको कट कर दो, कट करने के बाद ये इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है, ये इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा, ग्राफ्टिंग अकर्स व्हेन 2 डिफरेंट प्लांट स्टेम्स आर जॉइंड टुगेदर एंड दे ग्रो अ सिंगल प्लांट, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेब है, एक 2 प्लांट है सेब के, एप्पल के, जिसमें से एक में जो एप्पल है वो अच्छे हैं लेकिन उनमें कीड़े लग जाते हैं, दूसरे में छोटे आते हैं लेकिन उनमें कीड़े नहीं लगते। तो आप उनकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एक को के तने को आप दूसरे के उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग यहाँ हो रखी है, ठीक है। तो एक ये इंडिविजुअली जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेसिकली ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हम आर्टिफिशियली प्लांट को ग्रो करते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे किसी भी प्लांट के, प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम, उसको रखेंगे हम आर्टिफिशियल मीडियम में, जो हमने आर्टिफिशियल मीडियम बनाया है, ठीक है, ग्रो करने के लिए टिश्यूज को, ठीक है। जब वो ग्रो कर जाएंगे तो उसको वो बन जाएगा कैलस, ठीक है। कैलस ट्रांसफर टू द मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स। फिर इस कैलस को हम ऐसे मीडियम में भेजेंगे जहां हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स ग्रो करने में सहायक होते हैं, आपने पिछले चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो हार्मोन्स हैं वो, ठीक है, प्लांटलेट्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कैलस है वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम सॉइल में गाड़ देते हैं और ये मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चर, यानी आर्टिफिशियली हम उसको ग्रो कर सकते हैं।
ये ऐसे प्लांट्स को ज़्यादातर हम करते हैं जो आपने देखा होगा होटल्स में या बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम्स होते हैं वहाँ आपने देखा होंगे जो प्लांट्स जो होते हैं आपने देखा होंगे सजावट के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल प्लांट, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टिश्यू कल्चर। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।